नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी वरिष्ठ कथाकार उषा किरण खान की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है आकांक्षाओं के दीप। उषा किरण जी अपने गांव और महानगर में बसे गांव की स्त्रियों की भूख की, सम्मान की, अस्मिता की तनी गर्दन वाली स्त्री की कहानियां लिखती हैं। उनके सारे पात्र यथार्थ से उपजे हैं, कल्पना से नहीं। स्त्री संघर्ष के अलावा आधुनिक जीवन की समस्याओं पर भी उनकी दृष्टि रहती है। उनका कहना है कि कला में यथार्थ हमेशा ही संवेदना से छनकर आता है। उनकी कहानियां भी संवेदना से भरी पूरी होती है और मर्म को छू जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकांक्षाओं के दीप। हजारीबाग के जंगल के बीचों बीच कभी फैली थी इनकी छोटी सी जमींदारी। आज ये इसी जंगल के ठेकेदार हैं। पुराना बड़े अहाते वाला बंगला बिल्कुल सूना सा पड़ा है। लोहे का भारी गेट बंद है। एक खिचड़ी बालों वाला आदिवासी दरबान बैठा है। सूने मकान का भीतरी भाग हलचलों से भरा है। आंगन में चीख पुकार मची है। कसे हुए जीन्स पैंट पर चेक की शर्ट पहनकर सहसा प्रवीर सिंह निकला। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? वह जोर से चिल्लाया। लंबा तगड़ा प्रवीर, जिसे माँ बाप प्यार से पप्पू कहते हैं, सजी हुई सूरत का इंसान है। राह चलते लोगों की आंखें ठिठक जाती हैं। हाथ में छोटी सी थाली पकड़े माँ आती है। सिर से नाक तक पीला सिंदूर लगा है। थाली में खीरे का टुकड़ा, अंकुर और रोली रखी है। माँ ने पप्पू का सिर हाथ से झुकाया, टीका लगाकर खीरे का टुकड़ा खिला दिया। आज क्या है माँ? बेल्ट बांधते हुए पूछा पप्पू ने। तुझे जैसे पता ही नहीं। आज मातृनवमी है बेटे। मैंने अभी उपास तोड़ना है। ओहो, वही चील और सियार के किस्से वाला त्योहार। माँ को अपने से सटा लिया पप्पू ने। ऐसे नहीं बोलते बेटा। माँ ने बरजा। इन्हीं की कृपा से तो तू मुझे फिर से मिला है। इन्हीं की कृपा से तुझे भी सुख मिलेगा बेटे। सुनकर पप्पू उदास हो गया। ऐसा कैसे सोचती है माँ? आस्थाओं के महाजाल में उलझी है। मैं किसी हाल में सुखी नहीं हो सकता। पप्पू सहसा उदास हो गया। माँ ने उसे झुकाकर उसका माथा चूम लिया, आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के सामने 11 वर्ष का पप्पू घूम गया। बेटे, विश्वास में ही तो बल है। जिस मात्र नवमी के दिन मेरा बेटा खोया था, उसी दिन तो लौट कर आया है। मेरे बेटे की कुंडली में एक ही शादी लिखी है। मीरा बेटी, रीता के सिंदूर में जोर होगा तो इसे इसका पति जरूर मिलेगा। तेरी भी तो यह जिद है कि जब तक भतीजे को गोद में ना खिलाऊंगी, शादी न करूंगी। माँ, माँ, आज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। मैं टिफिन नहीं ले जाऊंगा। कब तक आ जाएगा बेटा? आज मातृनवमी है। 2 बजे के बाद पारण का दिन बनता है। तुझे खीरे और अंकुर खिलाकर ही मैं खाऊंगी, समझा? माँ ने तुलसी के चौरे को धोते हुए पूछा था। 10 बजे तक आ जाऊंगा माँ। और पीठ पर झूला लादे पप्पू बाय बाय करता चला गया था। 2 बजे के बाद ही पप्पू के ढूंढ मच गई थी। लोहे के गेट पर बैठा दरबान पप्पू का बैग थामे हुए था। ठीक 10 बजे पप्पू अपने कुछ परिचित कुछ अपरिचित साथियों के साथ आया था। दरबान से बोला था, दरबान काका, ये बैग रखो, मैं अभी आता हूँ। तब से लौटा ही नहीं। सभी दोस्तों के घर देख लिया गया। बाबू शंकरशण सिंह, भूतपूर्व जमींदार के घर का चिराग पप्पू कहीं ढूंढे न मिला। माँ ने बड़ी कठिनाई से खीरा अंकुर बेटे को खिलाए बिना ही अन्न ग्रहण कर लिया। सारे व्रत उपवास वैसे ही करती रही। जिठानियां देवरानियां जो बाहर रहती थी, कभी कभार जब आती तो ताने देती, अरे क्यों पड़ी है व्यर्थ के चौंचलों में? अब इसी छोटी मीरा का मुंह देखकर सब्र कर ले और भूल जा दैव को। जिस दैव ने बिना किसी कुसूर के तेरा बेटा छीन लिया, उसका सुमिरन क्या? जितिया तो जीजी को कभी न करना चाहिए। हमने तो कभी न करने की ठानी है। मैं तो कहूँ हमारे खानदान को ये व्रत नहीं करना चाहिए। सहता ही नहीं है। छोटी और जड़ देती। आप लोग जो कहे, मेरे पूर्व जन्म के किए का फल मिल रहा है। भगवान को और व्रत को क्यों दोष दूं? मेरा मन कहता है मेरा पप्पू लौट कर आएगा। जाने किस दशा में होगा मेरा लाल। तुम्हारी बात ही सच हो बहू, जेठानी ने उपालंब से कहा। जीजी को विश्वास है तो फलेगा ही। देवरानी ने फिर जड़ा। मैं तो बार बार पंडित का कहा वचन याद करती हूँ जीजी, जो उन्होंने जन्मपत्री लिखते वक्त कहा था कि पप्पू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अपने बाप दादों का नाम रोशन करेगा। मेरा पप्पू आएगा।
जरूर आएगा। उसकी आंखें स्वप्नाविष्ट सी होने लगती। देवरानी जेठानी चली जाती। घर में बच जाती माँ दिन दिन उदास होती और बेटी मीरा भाई की राह तकती। बाबू शंकरशण सिंह बहुत कम घर आते। आते भी तो चुप्पी से छाई रहती। आंगन बहुत कम गुलजार होता। दालान अवश्य गाहे बगाहे अधिकारियों और नेताओं से भरता। चुनाव वगैरह के मौसम में बाबू शंकरशण सिंह की भूमिका निर्णायक होती। इलाके के सर्वमान्य व्यक्ति जो ठहरे। सलवार का पांचा उठाए मीरा स्वयं आंगन धोकर चौक पूर रही थी। माँ नहा धोकर खीरा अंकुर थाली में सजा रही थी। बार बार आंखें आंचल के कोने से पोंछ कर सुखा रही थी कि अधेड़ दरबान दौड़ता हांफता अंदर आया। माँ जी, एक लड़का जबरदस्ती अपनी गाड़ी गेट में घुसा डाला। आपको खोज रहा है, बोल रहा है। बात के बीच में ही एक लंबा सा नवयुवक सजीले सूट में अंदर आ गया। नाक तक सिंदूर लगाए, थाली में खीरा अंकुर डाले माँ की ओर बढ़ा। माँ, माँ, आज क्या मातृनवमी है? और थाल से माँ के हाथ द्वारा खीरा अंकुर लेकर अपने मुंह में रख लिया और माँ से लिपट गया। आंगन में मीरा चौक पूर चुकी थी। चावल के पिसे घोल सने हाथ लिए जड़ खड़ी रह गई। पीली साड़ी पहने पीली पड़ी माँ को वह युवक सीने से लगाए क्यों खड़ा है? कौन है? माँ के बोल न फूटे। दरबान भी पहचान गया। मालकिन, माँ जी, मैं कहता था ना, पप्पू बाबू लौट आएगा। हमारा मालिक लौट आया। वह नाचने सा लगा। हम आज महुआ चढ़ाएगा जम के। जंगल वाले बाबा के पास जश्न मनाएगा। मुर्गी चढ़ाएगा। मीरा बबुनी, देखो, देखो तो, दौड़ो, तुम्हारा भैया पप्पू है, पप्पू, बाबू पप्पू सिंह। और मीरा भी दौड़ पड़ी। भैया, लिपट जाती है मीरा। सोने से घर में मानो हजारों घंटियां बजने लगी। किसी ने भी नहीं पूछा। किसी ने नहीं जानने की कोशिश की कि पप्पू आखिर कहाँ गया था, क्यों, कहाँ से आया। लगता जरूर था कि किसी अच्छी जगह पर था। अच्छी शिक्षा पाई थी। गाड़ी इसकी अपनी थी। अफराद पैसे थे। अच्छे कपड़े थे। बाबू शंकरशरण सिंह ने बेटे को गले से लगा लिया। माँ को अकेले में समझाया। देखो मालिकिन, बेटे से पिछली बात कुछ मत पूछना। आ गया वही समझो। रंग ढंग भी अच्छा ही दिख रहा है। कहो तो शादी ब्याह कर दे। मेरी भी यही राय है। किसी साधारण घर की अच्छी सी लड़की से शादी कर देनी चाहिए। और नहीं तो क्या, किसी बड़े घर का ठाकुर पूछेगा तुम्हारे बेटे को। कहने को तो लोग यही कह रहे हैं कि ठाकुर शंकरशरण सिंह कहीं से किसी लड़के को वारिस बनाकर ले आए हैं और कहते कि मेरा बेटा है। मूंछों में मुस्कुराते हैं शंकरशरण सिंह। उनके आंखें नहीं है, जब भी कहते हैं वैसा ही तो है मेरा पप्पू। जरा भी नहीं बदला। जैसी शक्ल थी वैसी की वैसी है। और वैसी अकल है जैसी अकल थी। लोगों को क्या कहोगी? मेरे भाई लोग भी यही कहते हैं। अब जल्दी आप तो लगन का इंतजाम कर दो, पप्पू की माँ कहती और काम में लग जाती। पप्पू बड़े चाव से पिता की ठेकेदारी में हाथ बटाने लगा। घर में छोटी बहन मीरा से नोक-झोंक होने लगी। माँ फूली न समाती। उन्हीं दिनों छोटी देवरानी आई थी। जीजी, मेरे परिचित ठाकुर परिवार में एक लड़की है। बड़ी अच्छी और खूबसूरत है। कहिए तो बात चलाए। उसने पूछा। हर्ज क्या है बहू, अपने घर में अब रौनक आनी ही चाहिए, पप्पू की माँ ने कहा था। आनंद फानंद में बात चली और शादी तय भी हो गई। सचमुच रीता चांद का टुकड़ा थी। माता पिता गुजर गए थे। मामा मामी के पास पली थी। रात दिन की मेहनत के बाद भी पढ़ाई लिखाई में जुटी रहती थी। फिर भी कभी मामी ने दो अच्छे बोल नहीं कहे। रीता अत्यंत सहनशील और साहसी लड़की थी। पहली नजर में ही वह पप्पू की माँ को भा गई। ऐसी लड़की तो वह चाहती थी, सुंदर सुगढ़ और साहसी। मीरा को भी भाभी बहुत अच्छी लगी। मात्र उसकी आंखों का सूनापन उसे बीध रहा था। इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, इतनी सूनी, ऐसा क्यों? शायद बिना माँ बाप की अकेली लड़की मामी के पास कष्ट में पल रही है, इसीलिए। ऐसा सोचकर शांत हो गई मीरा। घर आ गई तो बदल जाएगी। घर आएगी तो बदल जाएगी। बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी भैया की भाभी के साथ, सोचा और उत्फुल्ल हो उठी मीरा। धूम धड़ाके के साथ शादी हुई। दोनों तरफ का खर्चा बाबू शंकरशरण सिंह जी ने ही उठाया। इलाके में बहुत दिन बाद ऐसी शादी हुई। खास उदयपुर से आतिशबाजी बुलाई गई। बनारसी बाई जी नाचने आई थी। कलकत्ते की ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई थी। रात भर लोग जम कर कार्यक्रम देखते रहे।
प्रवीर शर्मिला सजीला सा दूल्हा बना बैठा था। सुंदर दुल्हन को देख लेता कनखियों से। सारा वातावरण मानो छमाछम नाच रहा था। दूसरे दिन सुहागरात की साइत पड़ी थी। सजे सजाए कोहबर में बहू के साथ जाने को तैयार था पप्पू कि इतने में मीरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। नेग लाओ भैया। पप्पू ने हंस दिया। क्या लेगी? चल जल्दी से तुझे भी दूल्हा दिलवा दूंगा। पहले तो मैं अपने भतीजे को गोद में लूंगी, उसे खिलाऊंगी, तब धेरी लांघूंगी। अभी तो तुम नेग लाओ, इटला कर कहा मीरा ने। अपने गले में पड़े 100 रुपए के हार को निकाल कर बहन के गले में पहना दिया था उसने, और जेब से एक हीरे का साड़ी पिन निकाल कर टांक दिया उसके कंधों पर। मीरा ने रास्ता छोड़ दिया। बहू को पकड़कर पलंग पर बैठा दिया था मीरा ने और चलती बनी। बाहर औरतें झूमर और कोहबर गा रही थी, नाच रही थी घेरे बनाकर। जश्न मन रहा था। भीतर कोहबर में बाबू प्रवीर सिंह पप्पू अपनी बहू रीता का घूंघट उठाने ही जा रहे थे कि अचानक रीता पलंग से उठकर खड़ी हो गई। पहले आप अपना चरण छू लेने दीजिए मुझे, फिर कसम खा लेने दीजिए, कहकर रीता ने झुक कर पैर छू लिया। मैं अभागी हूँ, आपके योग्य हूँ या नहीं, इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ती हूँ। कैसे पली बड़ी हूँ यह आप जानते हैं। यह भी जान लीजिए, मेरी मामी के भाई ने एक दिन मेरा शील हरण कर लिया था। क्या? चौंक पड़ा पप्पू। हाँ, मैं बेईमान नहीं हूँ। मामी से कहा तो उन्होंने उल्टे मुझे ही मारा पीटा। आपके यहाँ शादी के बाद चलने पर राहत महसूस हुई। मैं मन से पवित्र हूँ। यदि आप मेरे शरीर की अपवित्रता और मुझ पर थोपे हुए गर्भ को नजरअंदाज कर दें तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, वरना। बहुत खूब, अच्छा जाल रचा है। पप्पू तिलमिला उठा, अपने सिर से पगड़ी उतार कर नीचे फेंक दी और बाहर निकल आया। आंगन में जश्न मन रहा था। पप्पू ने सोचा, मेरी माँ कितनी बड़ी अभागिन है। किस उमंग से उसने मेरी शादी रचाई और क्या मिला उसे। क्या अभी तुरंत उसकी आशाओं पर तुषारापात कर दूं या रुक जाऊं? पप्पू बारजे पर खड़ा खड़ा सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे नहा धोकर रीता तैयार हो गई और एकांत में सास को जा पकड़ा। सब कुछ बताते हुए पैरों पर गिर पड़ी। पप्पू के माँ के तो काटो तो खून नहीं। हा देव, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, सोचा था उसने। रीता की क्षमा मांगती भोली सूरत पर उसकी दृष्टि गई। इस बेचारी का क्या कसूर, पता नहीं पिछले जन्म किस गाय घर में आग लगाई थी मैंने। अब कि कहीं इस गौ का मेरे हाथों वध न हो जाए। उसे गले लगाकर बोली, बेटी, तुझे मैं लेकर आई अपने घर। तू मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रह। मेरे घर में प्रतिष्ठा मिलेगी तुझे, तू फिक्र न कर, सास ने कहा और चली पप्पू से मिलने। कोहबर में पप्पू पलंग पर लेटा था। सारी सजावट फीकी पड़ गई थी। बेटे, माँ उदास थी। माँ कहते हुए बेटा माँ से लिपट गया। बेटे, मुझे सब कुछ मालूम है। माँ, उस खूबसूरत जाल को काट डाल, घर से दूर कर, नहीं तो मैं दूर चला जाऊंगा। नहीं बेटे, शुभ शुभ बोल, तू कहीं नहीं जाएगा। उस लड़की का कोई दोष नहीं है, लेकिन उसे मैं तुझसे दूर कर दूंगी। कहीं कुछ बोल मत बेटे, हंसने वाले वैसे ही बहुत है। कहीं देव है तो तेरे दिन सुधारेगा। माँ आंखें पोंछती हुई चली गई। पप्पू तब अपने कामकाज में लग गया। रीता को विश्वविद्यालय के छात्रावास में रख दिया गया। स्थानीय लेडी डॉक्टर ने रीता के अनचाहे गर्भ की सफाई कर दी। पप्पू की माँ से रीता को अपनी माँ का प्यार मिला। मीरा से बहन का स्नेह सौहार्द। दिन बीतते गए। रीता ने एमए कर लिया, अब पीएचडी कर रही थी। साथ ही स्थानीय कॉलेज में पढ़ाती भी थी। सास ने ही एक दिन कहा था, जब मिलने उसके छात्रावास गई थी, बेटी रीता, तू जितिया कर। जितिया का व्रत? जिमोतवाहन की इच्छा से मुझे मेरा बेटा मिला। बेटी, तुझे भी तेरा पति मिलेगा, बेटे की रानी बनेगी। मीरा ने सुना तो हंस दी थी। माँ, तुम हद करती हो, इन बातों पर कैसे विश्वास करती हो? बेटी, विश्वास में ही तो बल है। देखा नहीं, जिस मातृ नवमी के दिन मेरा बेटा खोया था उसी दिन लौट कर आया। मेरे बेटे की कुंडली में एक ही शादी लिखी है, याद रखना, उसी से सुख करना लिखा है उसके। मीरा बेटी, रीता के सिंदूर में जोर होगा तो इसे इसका पति जरूर मिलेगा।
तू भी तो जिद ठाने बैठी है कि जब तक भतीजे को गोद नहीं खिलाऊंगी शादी करके देहरी नहीं लागूंगी। हाँ माँ, मीरा ने कहा और कुछ सोचने लगी। मीरा, अरे मीरा, पप्पू ने मीरा की नाक ऐंठते हुए कहा था, तेरे साथ वो छबीली कौन थी रे? क्या मुझे मिलवाएगी नहीं उससे? कौन? मीरा ने चौंक कर कहा। वह नीली तांत की साड़ी वाली। हाँ, वही, जिसके साथ तो डिपार्टमेंटल स्टोर में खड़ी थी। भैया वो मेरी सहेली नहीं है, मेरी टीचर हैं, टीचर। यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, बड़ी गंभीर टाइप की हैं। गंभीर है तो क्या मैं छिछोरा हूँ? मिलवा मुझे। तू मेरे विषय में बड़ी बड़ी बातें क्या उससे और करा दे मेरी दोस्ती। हट, बड़े आए मिलवाने वाले। अच्छा चलो मिलवा दूंगी, दोस्ती आप जानिए। हमें तो बड़ा डर लगता है हमारी टीचर जी से। अच्छा, वास्तव में वह महिला और कोई नहीं, रीता ही थी। मीरा के प्रयास से पप्पू और रीता की मुलाकात हुई। मुलाकात प्रेम में बदली और प्रेम प्रगाढ़ हुआ। तब एक दिन रीता ने पप्पू से कहा, मैं तुमसे अधिक नहीं मिलना चाहती, मेरी तुम्हारी दोस्ती चलेगी नहीं। क्यों? क्या मैं अनपढ़ जाहिल हूँ इसलिए? पप्पू ने पूछा। नहीं जी, मैं एक अपवित्र लड़की हूँ। तुमसे मिलने के पहले मैं एक धोखा खा चुकी हूँ। तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन भेजे गुलाब मैं सहज कर रखूं, बस यही बहुत है मेरे लिए। आगे मत बढ़ना आप। रीता, पप्पू ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम्हारे अतीत से मुझे कोई मतलब नहीं। तुमने मुझसे मेरे अतीत के संबंध में कुछ पूछा क्या? मैं भी बेदाग नहीं हूँ। मैंने भी चोटें खाई हैं। सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना चाहता हूँ। कहते कहते विह्वल हो गया पप्पू। सच? कहते कहते रीता ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और विभोर हो गई। सांझ झुकने को आ रही थी। पप्पू को अपने माँ के पास पहुंचना था। मात्र नवमी जो थी उस दिन, मीरा चौक पूर कर बैठी थी। माँ, माँ, ओ माँ, देर हो गई ना, माफ करो। माँ के पास सिर ढककर एक और महिला भी बैठी थी। नाक पर सिंदूर का निशान और अंकुर खीरे की थाली, बनारसी आंचल से सिर ढका हुआ और चेहरा दमकता हुआ। पप्पू एकदम चुप सा हो गया। माँ ने खीरा खिलाया, अंकुर दिया, रीता ने टीका लगाया। बेटे, देर हो गई तो क्या अंधेर नहीं हुआ है? मीरा दौड़कर आई, पप्पू के हाथ में रीता का हाथ दिया और बोली, छोड़ना नहीं भैया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पप्पू ने रीता का हाथ कस कर पकड़ लिया। आंगन में चौक पर चल बेटे। मीरा, आसनी ला, बैठा बेटे को चुमावन करूं मैं। जी मोतवाहन महाराज ने मेरे घर में सुख की वर्षा की, तभी मुंह जुठाऊंगी जब चुमावन कर लूं। मीरा दौड़कर आसनी बिछा आई। रीता और पप्पू जा बैठे। अकेली पप्पू की माँ ने दूब अक्षत से चुमावन करना और गाना शुरू ही किया था कि बाबू शंकरशरण सिंह पधार गए। क्या हो रहा है मालिकेन, अकेले अकेले? लाओ अक्षत। हाथ में दूब अक्षत लेकर उन्होंने भी बेटे पर छिड़का और उसे दही का टीका लगा दिया। मंगल ध्वनियां होने लगी। अनायास मानो स्वयं जी मुतवाहन का आशीष बरस रहा हो इस घर पर। आकांक्षाओं के दीप जल उठे। तो मित्रों, ये थी कहानी आकांक्षाओं के दीप, उषा किरण खान जी की लिखी हुई कहानी। आपको कहानी उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। सुहाग रात के दिन जिस तरह प्रवीर ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आपके विचार से वह सही था या गलत, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।